जिस उम्र में बच्चे माँ की गोद में लोरियां सुन सुनकर मधुर नींद में सोते हैं, कहानी किस्से सुनते हैं, सुबह शाम पिता के साथ आंख मिचौली खेलते हैं, दादा दादी के स्नेह में बड़ी मस्ती से मचलते रहते हैं, उसी नन्ही सी उम्र में अमान ने जब होश संभाला तो हमेशा अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते हुए ही देखा। वह हमेशा सहमा सहमा रहता, इसलिए खाना खाना बंद कर देता। ऐसे में उसे मार पड़ती। माँ बाप दोनों का गुस्सा उसी पर उतरता। जब दादी अमान को बचाने आती तो उन्हें भी छिड़क कर भगा दिया जाता। माँ डपट कर कहती, आप हमारे बीच में मत बोला कीजिए, इससे तो बच्चा और भी बिगड़ जाएगा। आप ही के प्यार ने तो इसका यह हाल किया है। फिर उसे नौकरानी के भरोसे छोड़कर माता पिता अपने अपने काम पर निकल जाते। अमान अपने को असुरक्षित महसूस करता। मन ही मन वह सुबकता रहता और जब वे सामने रहते तो डरा डरा रहता। परंतु उनके जाते ही अमान को चैन की सांस आती। चलो दिन भर की तो छुट्टी मिली। नौकरानी घर के कामों में लगी रहती या फिर गपशप मारने बाहर गेट पर जा बैठती। अमान चुपचाप जाकर दादी की गोद में घुसकर बैठ जाता। तब कहीं जाकर उसका धड़कता दिल शांत होता। दादी के साथ उनकी थाली में से खाना उसे बहुत भाता था। वह शेर भालू और राजा रानी के किस्से सुनाती रहती और वह ढेर सारा खाना खाता चला जाता। बीच बीच में अपनी जान बचाने को नौकरानी बुलाती, बाबा तुम्हारा खाना रखा है, खा लो और सो जाओ, नहीं तो मेम साहब आकर तुम्हें मारेगी और मुझे डांटेगी। अमान को उसकी उबली हुई सब्जियां तथा लुगदी जैसे चावल जहर समान लगते। वह नौकरानी की बात बिल्कुल न सुनता और दादी से लिपट कर सो जाता। परंतु जैसे जैसे शाम निकट आने लगती उसकी घबराहट बढ़ने लगती। वह चुपचाप नौकरानी के साथ आकर अपने कमरे में सहम कर बैठ जाता। घर में घुसते ही माँ उसे देखकर जल भून जाती। अरे इतना गंदा बैठा है, इतना इस पर खर्च करते हैं, रोज नए कपड़े लाकर देते हैं, पर हमेशा गंदा रहना ही इसे अच्छा लगता है। ऐसे हाल में मेरी सहेलियां इसे देखेंगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। फिर नौकरानी को डांट पड़ती तो वह कहती, मैं क्या करूं, अमान मानता ही नहीं। फिर अमान को 2-4 थप्पड़ पड़ जाते। नौकरानी गुस्से में उसे घसीट कर स्नान घर ले जाती और गुस्से से नहलाती धुलाती। नन्हा सा अमान भी अब इन सब बातों का अभ्यस्त हो गया था। उस पर अब मारपीट का असर नहीं होता था। वह चुपचाप सब सहता रहता, बात बात में जिद करता, रोता, फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाता, क्योंकि बैठक में जाने की उसको इजाजत नहीं थी। पहली बात तो यह थी कि वहाँ सजावट की इतनी वस्तुएं थी कि उनके टूटने फूटने का डर रहता और दूसरे मेहमान भी आते ही रहते थे। उनके सामने जाने की उसे मनाही थी। जब माँ को पता चलता कि अमान दादी के पास चला गया है तो वे उनके पास लड़ने पहुंच जाती। माँ जी, आपके लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ रखा है, जिद्दी हो गया है, किसी की बात नहीं सुनता, इसका खाना पड़ा रहता है, खाता नहीं, आप इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। सास समझाने की कोशिश करती, बहू बच्चे तो फूल होते हैं, इन्हें तो जितने प्यार से सींचोगी उतने ही पनपेंगे, मारने पीटने से तो इनका विकास ही रुक जाएगा। तुम दिन भर काम काज में बाहर रहती हो तो मैं ही संभाल लेती हूँ, आखिर हमारा ही तो खून है, इकलौता पोता है, हमारा भी तो इस पर कुछ अधिकार है। कभी तो माँ चुप हो जाती और कभी दादी चुपचाप सब सुन लेती। पिताजी रात को देर से लड़खड़ाते हुए घर लौटते और फिर वही पति पत्नी की झड़प हो जाती। अमान डर के मारे बिस्तर में आंख बंद किए पड़ा रहता कि कहीं माता पिता के गुस्से की चपेट में वह भी न आ जाए। उसका मन होता कि माता पिता से कहे कि वे दोनों प्यार से रहें और उसे भी खूब प्यार करे तो कितना मजा आए। वह हमेशा लाड़ प्यार को तरसता रहता। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत गया और अमान का स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। पहले तो वह स्कूल के नाम से ही बहुत डरा, मानो किसी जेल खाने में पकड़ कर ले जाया जा रहा हो। परंतु 1-2 दिन जाने के बाद ही उसे वहां बहुत आनंद आने लगा। घर से तैयार कर टिफिन लेकर पिताजी उसे स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाते। यह अमान के लिए नया अनुभव था। स्कूल में उसे हम उम्र बच्चों के साथ खेलने में आनंद आता। क्लास में तरह तरह के खिलौने खेलने को मिलते। टीचर भी कविता गाना सिखाती, उसमें भी अमान को आनंद आने लगा। दोपहर को नौकरानी लेने आ जाती और उसके मचलने पर टॉफी बिस्कुट इत्यादि दिला देती।
घर जाकर खूब भूख लगती तो दादी के हाथ से खाना खाकर सो जाता। दिन आराम से कटने लगे, परंतु माता पिता की लड़ाई मारपीट बढ़ने लगी। एक दिन रात में उनकी खूब जोर से लड़ाई होती रही। जब सुबह अमान उठा तो उसे नौकरानी से पता चला कि माँ नहीं है, आधी रात में ही घर छोड़कर कहीं चली गई है। पहले तो अमान ने राहत सी महसूस की कि चलो रोज की मारपीट और उनके कड़े अनुशासन से तो छुट्टी मिली, परंतु फिर उसे माँ की याद आने लगी। उसने रोना शुरू कर दिया। तभी पिताजी उठे और प्यार से उसे गोदी में बैठाकर धीरे धीरे फुसलाने लगे। हम अपने बेटे को चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे, खूब सारी टॉफी, आइसक्रीम और खिलौने दिलाएंगे। पिताजी की कमजोरी का लाभ उठाकर अमान ने और जोर से माँ माँ कहकर रोना शुरू कर दिया। उसे खातिरदारी करवाने में बहुत मजा आ रहा था। सब उसे प्यार से समझा बुझा रहे थे। तब पिताजी उसे दादी के पास ले गए। बोले, माँ जी, अब इस बिन माँ के बच्चे को आप ही संभालिए। सुबह शाम तो मैं घर में रहूंगा ही, दिन में नौकरानी आपकी मदद करेगी। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। दादी पोता दोनों प्रसन्न हो गए। नए प्रबंध से अमान बहुत ही खुश था। वह खूब खेलता, खाता, मस्ती करता। कोई बोलने टोकने वाला तो था नहीं। पिताजी रोज नए नए खिलौने लाकर देते। कभी कभी छुट्टी के दिन घुमाने फिराने भी ले जाते। अब कोई उसे डांटता भी नहीं था। स्कूल में एक दिन छुट्टी के समय उसकी माँ आ गई। उन्होंने अमान को बहुत प्यार किया और बोली, बेटा आज तेरा जन्मदिन है। फिर प्रिंसिपल से इजाज़त लेकर उसे अपने साथ घुमाने ले गई। उसे आइसक्रीम और केक खिलाया, टेडी बियर खिलौना भी दिया। फिर घर के बाहर छोड़ गई। जब अमान दोनों हाथ भरे हुए हंसता कूदता घर में घुसा तो वहां कोहराम मचा हुआ था। नौकरानी को खूब डांट पड़ रही थी। पिताजी ऑफिस से आ गए थे। पुलिस में जाने की बात हो रही थी। यह सब देख अमान एकदम डर गया कि क्या हो गया। पिताजी ने गुस्से में आगे बढ़कर उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और गरज कर बोले, बोल बदमाश, कहाँ गया था? बिना हमसे पूछे उस डायन के साथ क्यों गया? वह लेकर तुझे उड़ जाती तो क्या होता? दादी ने उसे छुड़ाया और गोद में छिपा लिया। हाथ का सारा सामान गिर कर बिखर गया। जब खिलौना उठाने को वह बढ़ा तो पिताजी फिर गरजे, फेंक दो कूड़े में सब सामान, खबरदार जो इसे हाथ लगाया तो। वह भौचक्का सा खड़ा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ, क्यों पिताजी इतने नाराज हैं। 2 दिनों बाद दादी ने रोते रोते उसका सामान और नए कपड़े अटैची में रखे। अमान ने सुना कि पिताजी के साथ वह दार्जिलिंग जा रहा है। वह रेल में बैठकर घूमने जा रहा था, इसलिए खूब खुश था। उसने दादी को समझाया, क्यों रोती हो, घूमने ही तो जा रहा हूँ, 3-4 दिन में लौट आऊंगा। दार्जिलिंग पहुंचकर अमान के पिता अपने मित्र रमेश के घर गए। दूसरे दिन उन्हीं के साथ वे एक स्कूल में गए। वहां अमान से कुछ सवाल पूछे गए और टेस्ट लिया गया। वह सब तो उसे आता ही था, झट झट सब बता दिया। तब वहां के एक रोबीले अंग्रेज ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छे। परंतु अमान को वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह घर चलने की जिद करने लगा। उसे महसूस हुआ कि यहाँ जरूर कुछ साजिश चल रही है। उसके पिताजी कितनी देर तक न जाने क्या क्या कागजों पर लिखते रहे। फिर उन्होंने ढेर सारे रुपए निकाल कर दिए। तब एक व्यक्ति ने उन्हें स्कूल और हॉस्टल घुमाकर दिखाया, पर अमान का दिल वहां घबरा रहा था। उसका मन आशंकित हो उठा कि जरूर कोई गड़बड़ है। उसने अपने पिता का हाथ जोर से पकड़ लिया और घर चलने के लिए रोने लगा। शाम को पिताजी उसे माल रोड पर घुमाने ले गए। छोटे घोड़े पर चढ़ाकर घुमाया और बहुत प्यार किया। फिर वहीं बेंच पर बैठकर उसे खूब समझाते रहे, बेटा तुम्हारी माँ वही कहानी वाली राक्षसी है जो बच्चों का खून पी जाती है, हाथ पैर तोड़कर मार डालती है, इसलिए तो हम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया है। उस दिन वह स्कूल से जब तुम्हें उड़ा ले गई थी तब हम सब परेशान हो गए थे, इसलिए वह यदि आए भी तो कभी भूल कर भी उसके साथ मत जाना। ऊपर से देखने में वह सुंदर लगती है, पर अकेले में राक्षसी बन जाती है। अमान डर से कांपने लगा। बोला, पिताजी मैं अब कभी उनके साथ नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे ही पिताजी उसे बड़े से गेट वाले जेल खाने जैसे हॉस्टल में छोड़ कर चले गए।
वह रोता चिल्लाता हुआ उनके पीछे पीछे भागा, परंतु एक मोटे दरबान ने उसे जोर से पकड़ लिया और अंदर खींच कर ले गया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने उसे गोदी में बैठाकर प्यार से चुप कराया, बहुत सारे बच्चों को बुलाकर मिलाया। देखो तुम्हारे इतने सारे साथी हैं, इनके साथ रहो, अब इसी को अपना घर समझो। माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, हम यहाँ तुम्हारी देखभाल करने को है ना। अमान चुप हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसे उसका बिस्तर दिखाया गया। सारा सामान अटैची से निकालकर एक छोटी सी अलमारी में रख दिया गया। उसी कमरे में और बहुत सारे बेड पास पास लगे थे। बहुत सारे उसी की उम्र के बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो रहे थे। उसे भी एक नौकरानी ने मदद कर तैयार कर दिया। फिर घंटी बजी तो सभी बच्चे एक तरफ जाने लगे। एक बच्चे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो नाश्ते की घंटी बजी है। अमान यंत्रवत चला गया, पर उससे एक कौर भी न निकला गया। उसे दादी का प्यार से कहानी सुनना, खाना खिलाना याद आ रहा था। उसे पिता से घृणा हो गई, क्योंकि वे उसे जबरदस्ती धोखे से यहाँ छोड़कर चले गए। वह सोचने लगा कि कोई उसे प्यार नहीं करता। दादी ने भी न तो रोका और न ही पिताजी को समझाया। वह ऊपर से मशीन की तरह सब काम समय से कर रहा था, पर उसके दिल पर तो मानो पहाड़ जैसा बोझ पड़ा हुआ था। लाचार था वह। कई दिनों तक गुमसुम रहा, चुपचाप रात में सुबकता रहा। फिर धीरे धीरे इस जीवन की आदत सी पड़ गई। कई बच्चों से जान पहचान और कईयों से दोस्ती भी हो गई। वह भी उन्हीं की तरह खाने और पढ़ने लग गया। धीरे धीरे उसे वहां अच्छा लगने लगा। वह कुछ अधिक समझदार भी होने लगा। इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया। वह अब घर को भूलने सा लगा था। पिता की याद भी धुंधली पड़ रही थी कि एक दिन अचानक ही प्रिंसिपल साहब ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वहां दो पुलिस वाले बैठे थे, एक महिला पुलिस वाली तथा दूसरा बड़ी मूंछों वाला मोटा सा पुलिस का आदमी। उन्हें देखते ही अमान भय से कांपने लगा कि उसने तो कोई चोरी नहीं की, फिर क्यों पुलिस पकड़ने आ गई है। वह वहां से भागने ही जा रहा था कि प्रिंसिपल साहब ने प्यार से उसकी पीठ सहलाई और कहा, बेटा डरो नहीं, ये लोग तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अमान ने रोते रोते कहा, मेरे पिताजी को बुलाइए, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तब उस पुलिस वाली महिला ने उसे प्यार से गोदी में बैठाकर कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो उन्होंने हमें लेने भेजा है। तुम बिल्कुल भी डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर यदि नहीं जाओगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। उसने बचाव के लिए चारों तरफ देखा, पर कहीं से सहारा न पा चुपचाप उनके साथ जाने को तैयार हो गया। हॉस्टल की आंटी उसका सामान ले आई थी। कलकत्ता पहुंचकर पुलिस वाली आंटी अमान के बार बार कहने पर भी उसे पिता और दादी के पास नहीं ले गई। उसका मन भयभीत था कि क्या मामला है। रात को उन्होंने अपने घर पर ही उसे प्यार से रखा। दूसरे दिन पुलिस की जीप में बैठाकर एक बड़ी सी इमारत, जिसको लोग कोर्ट कह रहे थे, वहां ले गई। वहां उसके माता पिता दोनों दूर दूर बैठे थे और काले चोगे पहने बहुत से आदमी चारों तरफ घूम रहे थे। अमान सहमा सहमा बैठा रहा। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर ऊंची कुर्सी पर सफेद बालों वाले बड़ी उम्र के अंकल, जिनको लोग जज कह रहे थे, ने रोबदार आवाज में हुक्म दिया, इस बच्चे यानी अमान को इसकी मां को सौंप दिया जाए। पुलिस वाली आंटी जो उसे दार्जिलिंग से ले आई थी, उसका हाथ पकड़ कर ले गई और उसे मां को दे दिया। मां ने तुरंत उसे गोद में उठाया और प्यार करने लगी। पहले तो उनका प्यार भरा स्पर्श अमान को बहुत ही भाया, परंतु तुरंत ही उसे पिता की राजसी वाली बात याद आ गई। तब उसे सचमुच ही लगने लगा था कि माँ जरूर ही एक राक्षसी है। अभी तो चख रही है, फिर अकेले में उसे खा जाएगी। वह घबरा कर चीख चीख कर रोने लगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, यह मुझे मार डालेगी। मुझे पिताजी और दादी के साथ अपने घर जाना है, छोड़ो मुझे छोड़ो। यह कहते कहते डर से वह बेहोश हो गया। जब उसके पिता उसे लेने को आगे बढ़े तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आप बच्चे को नहीं ले जा सकते।
इसे हाथ भी न लगाएं। तब पिता ने गरज कर कहा, यह अन्याय है, बच्चे पर अत्याचार है। आप लोग देख रहे हैं कि बच्चा अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहता। रो रो कर बेचारा अचेत हो गया है। आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो मैं उच्च न्यायालय में याचिका दायर करूंगा। बच्चा मुझे ही मिलना चाहिए। जज साहब ने फैसला सुनाया, जब तक बच्चा न्यायालय का फैसला नहीं होता है तब तक बच्चा पुलिस की संरक्षण में ही रहेगा। 4 वर्ष का बेचारा अमान अकेले घर वालों से दूर अलग एक नए वातावरण में चारों तरफ पुलिस वालों के बीच भयभीत सहमा सहमा रह रहा था। उसे वहाँ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। खाने को मिलता पर कुछ खाया ही न जाता। टीवी जिसे देखने को पहले वह सदा तरसता रहता, वहाँ देखने को मिलता पर कुछ भी देखने का जी न चाहता। उसे दुनिया में सबसे घृणा हो गई। वह जीना नहीं चाहता था। उसने कई बार वहां से भागने का प्रयत्न भी किया, पर बार बार पकड़ लिया गया। उसका चेहरा मुरझाता जा रहा था। हालत दयनीय हो गई थी, पर अब कुछ कुछ बातें उसकी समझ में आने लगी थी। करीब महीने भर बाद अमन को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर जीप में बैठाकर एक नए बड़े न्यायालय में ले जाया गया। वहां उसके माता पिता पहले की तरह ही दूर दूर बैठे हुए थे। चारों तरफ पुलिस वाले और काले कोट वाले वकील घूम रहे थे। पहले के समान ही ऊंची कुर्सी पर जज साहब बैठे हुए थे। पहले पिता के वकील ने खड़े होकर लंबा किस्सा सुनाया। अमान के माता पिता जो अलग अलग कटघरे में खड़े थे उनसे भी बहुत सारे सवाल पूछे। फिर दूसरे वकील ने भी, जो माँ की तरफ से बहस कर रहा था, उसका नाम अमान, अमान ले कर उसे माँ को देने की बात कही। अमान को समझ ही नहीं आ रहा था कि माता पिता के झगड़े में उसका क्या दोष है। आखिर में जज साहब ने अमान को कटघरे में बुलाया। वह भयभीत था कि न जाने अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे भी माता पिता की तरह गीता छूकर कसम खानी पड़ी कि वह सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेगा। जज साहब ने उससे प्यार से पूछा, बेटा सोच समझकर सच सच बताना कि तुम किसके पास रहना चाहते हो, अपने पिता या माँ। सबकी नजरें उसके मुख पर ही लगी थी, पर वह चुपचाप सोच रहा था। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, सिर झुकाए खड़ा था। तब यही प्रश्न 2-3 बार उससे पूछा गया तो उसने रोष से चिल्लाकर उत्तर दिया, मुझे किसी के भी साथ नहीं रहना, कोई मेरा अपना नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सबसे नफरत है।